मैं मुंह से तो कहना चाहूँ कि मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में अगर कहीं ये बिलीफ पड़ा हुआ है दैट आई एम नॉट गुड एनफ और आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, तो मैं कॉन्शियसली इतना भी चाहता रहूं कि मेरे जीवन में अच्छे संबंध आए, वो आने वाले नहीं। जितना भी सोच लो कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई पास्ट के रेफरेंस भी नहीं है कि मैं प्रूव कर पाऊँ कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, और मैं फालतू के इमोशंस भी ट्राई कर रहा हूँ बिल्डअप करने का, फेक इमोशन, वो रियलिटी से कोई संबंध भी नहीं है, बट मैं एक्शन नहीं ले रहा, तो मैं कुछ भी कर लूँ, हेल्दी का नाम निशान मेरे लाइफ में नहीं आने वाला। सो जो हम जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, जिसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में करने की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। सर आप ऑनलाइन की दुनिया में चले जाओ, आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कुछ लोग इसका मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। बेसिकली लोग ये करना चाहते हैं कि उन लोग सोचते हैं कि अगर आप कुछ बिलीव करोगे और आप कुछ रिपीटेडली उसके बारे में सोचोगे तो आपके लाइफ में आप उन सब चीजों को अट्रैक्ट करने लगोगे। मुझे ये जानना है कि ये बातें किस हद तक सही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया जाके देखोगे ना, 10,000 लोगों के 10,000 ओपिनियंस है, अलग अलग डिबेट्स है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और ये है क्या। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? बिल्कुल, या मैनिफेस्टेशन हम किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि नाम में ही इसके निहित है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो मैं चाहता हूं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊं, बस वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो या बुरा अट्रैक्ट। इट इज लाइक थॉट बिकम थिंग्स। ओके, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बिलीव करते हो, वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं गलत ना हूं तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, we become what we attract. Is this line true? We become what we attract नहीं कहेंगे, we attract जो हम होते हैं। जो हम होते हैं वो ही हम अपनी तरफ आकर्षित कर। अच्छा, ठीक, ध्यान रहे, जो हम होते हैं, जो हम बोलते हैं वो नहीं। We attract what we are. हमने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम कॉन्शियसली कुछ पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस चीज को पाने के लिए रोकती है। एक बाउंड्री बन जाती है एक कॉन्शियस माइंड के बीच, सबकॉन्शियस माइंड के बीच, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को कि वो सबकॉन्शियस माइंड को भी अट्रैक्ट कराने पे मजबूर कर दे, जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट नहीं हो रही है या वो रेजिस्ट कर रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हम असल में कॉन्शियस माइंड से कुछ अट्रैक्ट कर सकते ही नहीं। हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए बिलीफ्स हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल स्टेट है, या जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए इमोशंस हैं, थॉट्स हैं और बिलीफ्स, हम केवल वो ही कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंह से तो कहना चाहूं कि मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में अगर कहीं ये बिलीफ पड़ा हुआ है दैट आई एम नॉट गुड एनफ
और आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, तो मैं कॉन्शियसली इतना भी चाहता रहा हूं कि मेरे जीवन में अच्छे संबंध आए, वो आने वाले नहीं, क्योंकि मेरी जो एनर्जेटिक फील है वो इज माई इनर वर्ल्ड। मेरे इनर वर्ल्ड में जो अरेज में बिलीफ्स है वो है आई एम नॉट गुड एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ। सो व्हेन आई एम नॉट वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, so my relationship will never be good. जितना मैंने वीडियोस देखी है, सारे वीडियोस में ये कहा जाता है कि आप उस चीज को बार बार इमेजिन करते रहो, रिपीट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट चाहिए लाइफ में, ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट करूंगा कि मैं कॉन्फिडेंस इंसान हूँ। मैं सोते वक्त रिपीट करूंगा कि मैं कॉन्फिडेंस इंसान हूँ। बट जब भी कॉन्फिडेंस दिखाने की बात आती है तो मेरे अंदर एक डाउट आ जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, विच रिफ्लेक्ट कि आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हम कॉन्शियस माइंड का यूज करके, बार बार रिपीटेशन का यूज करके अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट? देखिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में ही, जैसे मैं कई बार एक लाइन यूज करता हूं कि 1% डाउट मीन्स 100% आउट। अगर आपके सबकॉन्शियस में ये पहले से पड़ा हुआ है, डाउट है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं, या मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो आपके लगातार रिपीट करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जैसे अगर आप तोते को ये सिखा दें कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें दाना को नहीं खाना, नहीं तो तुम फंस जाओगे, और वो तुम्हें ले जाएगा। ये तुमने तोते को सिखा दिया। अब तोता पूरा दिन यही कर रहा है रिपीट कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें नहीं खाना, नहीं तो तुम फंस जाओ। और बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, तोता दाना खाता है, जाल में फंस जाता है, और बहेलिया उसको लेकर के जाता है। लेकिन अभी भी वो यही बोल रहा है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें नहीं खाना, नहीं तो फंस जाओगे, और वो तुम्हें ले जाएगा। वो तुम्हें लेके जा रहा है, लेकिन तुमने ये सीख लिया बोल। तो जो आप बात कर रहे हो कि आप रिपीट करते रहो आई एम कॉन्फिडेंट एनफ, आई एम कॉन्फिडेंट एनफ, तो जैसे वो तोते ने सीख लिया, वैसे आपने ये लाइन को एफर्म करना सीख लिया। ये सिर्फ एक लाइन है। अगर मैं लगातार कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे से मिलने आए, इससे क्या होगा? ये मेरी जी डिजायर हो सकती है, तो क्या मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे पास मेरे से मिलने आए? सो डिजायर करना या रिपीट करना, ये आपकी पर्सनल चॉइस, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है रिपीट करने की, डिजर्व करने के लिए नहीं है। बस यही अंतर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि एफर्मेशन करो, एफर्मेशन करो, एफर्म करोगे तो चीजें होंगी। सिर्फ एफर्म करने से लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होने वाले नहीं। इंफॉर्मेशन के स्तर पे एक से दूसरे में एफर्मेशन की खूबियां, बातें, अच्छाई जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या एफ करने से कभी आपने देखा है कि किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो रिपीट करने से कुछ भी होने नहीं है। आप एक बार कह लो या कह लो 108 बार, कुछ नहीं। तो बताओ मुझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट क्या है? फिर इसको अच्छी तरीके से कैसे यूज करूंगा? ठीक है, ये अच्छे मेन सवाल ये है। हाँ, बताओ।
देखिए, सबसे पहली चीज है थॉट। हाँ। फिर उस थॉट से पैदा हुआ आपका इमोशन, उस इमोशन से पैदा हुई आप में फीलिंग, और उस फीलिंग से आएगा आप में बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूं। और फिर जब आप 5वें स्तर पे लोगे एक्शन, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यानी सबसे पहले थॉट, फिर आपका इमोशन, फिर आपकी फीलिंग, फिर आपका बिलीफ, और 5वें नंबर पे होंगे आपकी एक्शन। ओनली दैट चीजें मैनिफेस्ट होंगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या नेगेटिव अट्रैक्ट कर। जैसे कि मिट्टी को कोई फर्क इस बात से नहीं आता, मिट्टी बिल्कुल न्यूट्रल है। आप उसमें जो बीज डालोगे वो उसका मैनिफेस्टेड रूप ट्री में सामने आपके आ जाएगा। अब आपने बीज डाला है भांग का तो भांग आएगी, और आपने बीज डाला है आम का तो आम आएगा। तो जैसे वो मिट्टी न्यूट्रल है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रल है। उसकी सेहत पे कोई फर्क आता नहीं कि आपने पॉजिटिव अट्रैक्ट किया है या नेगेटिव। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये क्वेटा। ठीक है सर, आपने 5 चीजें बताई, राइट? पहले थे थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीव, एक्शन। थॉट, इमोशन, फीलिंग, ओके, इमोशन, फिर बिलीव फीलिंग, और एक्शन। एक्शन, ये 5 चीजें, ठीक है? मैं कह रहा हूं इसमें एक छोटा सा लूप है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी के हिसाब से थॉट पहले आता है, फिर इमोशन आता है। लेकिन मेरा अनुभव इसमें यह है कि जब कोई सिचुएशन आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगी, तब थॉट पहले आएगा, फिर इमोशन। लेकिन अगर कोई रिपीटेटिव आपके पास में कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीछे का कोई रेफरेंस पड़ा है, तब इमोशन पहले आएगा, फिर थॉट आएगा। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, उसने कभी कुत्ते को नहीं देखा, ठीक? पहली बार उसने कुत्ते को देखा, और कुत्ते ने पहला उसको एक्सपोजर हुआ ये कि कुत्ता एक चीज है। कुत्ते ने बड़े प्यार से उसके पास आया, पूंछ हिलाई और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। सिचुएशन पैदा हुई। हाँ। इससे इमोशन क्या आया? इमोशन आया लव, जॉय, हैप्पीनेस। ठीक, इमोशन आ गया। अब आगे के लिए ये रेफरेंस पड़ गया उसके पास में। जब भी कुत्ता आएगा तो पहले थॉट आएगा कि चलो खेलते हैं। लेकिन जब पहला इंसिडेंट होगा तो पहले इमोशन आएगा, उसके बाद कोई थॉट आएगा। और जब कोई वो और जब कोई पहले से रेफरेंस पड़ा है आपके पास में, तो पहले थॉट आएगा, फिर इमोशन आएगा। यही बच्चा अगर पहली बार इसने बच्चे को देखा और बच्चे ने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने उसको काट लिया, इंसिडेंट ये हुआ, इमोशन आया फियर, एंजाइटी, ठीक? थॉट आया कि अब मुझे कुत्ते से बचना है। अब ये रेफरेंस पड़ा है उसके पास। अब फ्यूचर में कभी भी कुत्ता आएगा तो पहले थॉट आएगा भागो या मारो। और तो कोई रेफरेंस अगर पड़ा है आपके पास, तब पहले थॉट, फिर इमोशन, फिर फीलिंग, फिर बिलीफ, फिर एक्शन, और उसके बाद में रिजल्ट। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूं। देखिए, ये फिर थेरेपी के विषय आ गए। इस थेरेपी में हम लोग बहुत से टूल हैं, टेक्निक है, जैसे हम
CBT के थ्रू कर सकते हैं इसको, हम NLP के थ्रू कर सकते हैं इसको, हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू इसको जो कर सकते हैं। लेकिन केवल पास्ट का रेफरेंस देने से आपके अपने आप से, मतलब बेसिकली आपको रीपैटर्निंग करनी होगी, रीफ्रेमिंग करनी होगी, उसके बाद रीप्रोग्रामिंग करनी होगी अपनी। ओनली देन ये संभव है कि आपकी एफर्मेशन रियलिटी में मैनिफेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल पैसे के लिए कर अधिक। फॉर एग्जाम्पल वो रिपीटिशन कर रहे हैं दैट आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम लिविंग इन अबंडेंस, आई एम रिच, आई एम वेल्दी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव पड़ा हुआ है वो अबंडेंस का है ही नहीं, वो स्कैर्सिटी का है। तो जब सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ बिलीफ स्कैर्सिटी का है और कॉन्शियसली आप उसको रिपीट करते रहें दैट आई एम अबंडेंट, आई एम लिविंग इन अबंडेंस, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, मुझे बताओ उससे होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे 90 to 95% जो एक्शन है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं आते। ठीक है। तो जब 95% सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है दैट स्कैर्सिटी है, तो 5% माइंड अगर अबंडेंस को रिपीट करता भी रहे, उससे होगा, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला आपकी लाइफ, कोई चेंज उससे नहीं आए। बिल्कुल सर, यहां से एक चीज मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्शन। मान लो ठीक है, अगर मुझे हेल्दी बनना है, मैं भी ओबेसिटी से सफर कर रहा हूं, ठीक है फॉर एग्जांपल, और मुझे हेल्दी बनना है, तो मैं जितना भी सोच लूं कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई पास्ट के रेफरेंस भी नहीं है कि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, और मैं फालतू के इमोशंस भी ट्राई कर रहा हूँ बिल्डअप करने का, फेक इमोशन, वो रियलिटी से कोई संबंध भी नहीं है, बट मैं एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर लूँ, हेल्दी का नामोनिशन मेरे लाइफ में नहीं आने वाला, बट मैं कुछ ना करो और अपने लाइफ में सिर्फ एक्शन लेके आओ, एक्शन 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 एक्शन, तो एक पॉइंट के बाद में वो एक्शन मेरे लाइफ की एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी, वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आके बैठ जाएगी कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे रिजल्ट आने लग जाएगी कि मैं हेल्दी हूँ। तो शायद वहां से फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर दे, हमें सोचना भी ना पड़े कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है, और वो अपने आप स्टार्ट हो जाए। क्या ये सही है? मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रिजल्ट इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ योर एक्शंस। बिल्कुल। सो रिजल्ट का कोई बहुत ज्यादा आपके मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं, रिजल्ट इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शंस। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा था कि एक्शन 5वें स्टेज पे आता है। एक्शन से पहले बनता है आपका बिलीव कि मैं वर्कआउट कर सकता हूं और मैं स्लिम हो सकता हूं, ये मेरा बिलीव। बिलीव से पहले मेरे में वो फीलिंग आती है दैट आई, मतलब फीलिंग और इमोशन में बहुत एक पतली सी लाइन है। बहुत से लोग फीलिंग और इमोशन को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इमोशन इज एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स और फीलिंग इज उसी ऑटोमेटिक इमोशन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना इज योर फीलिंग। ओके, सो
एक्शन, एक्शन से पहले आपका बिलीफ कि हाँ मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूँ, मैं जिम जा सकता हूँ, मैं कोचेबल हो सकता हूँ, वहां का कोच मुझे जो कोचिंग देगा मैं उस कोचिंग को लूंगा और मैं उन एक्शंस को, सभी एक्शंस को करूंगा जो मुझे स्लिम एंड ट्रिम करने में सहायक हो। ये मेरा बिलीफ हो गया। बिलीफ से पहले ये गया मेरी फीलिंग कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपने इस गोल को अचीव कर सकता हूं। उससे पहले एक चीज आई, जब वो इमोशन आप में जागृत होता है कॉन्फिडेंस का, और उससे पहले आपका थॉट कि हाँ मुझे स्लिम ट्रिम होना है, मैं वर्कआउट करूंगा। तो थॉट से शुरू होके एक्शन तक आना है। और जब वो रिजल्ट, मतलब एक सिंपल सी बात है साहब कि अगर आप 6 महीने लगातार जिम जा रहे हो और वहां प्रॉपर एक्सरसाइज 1 घंटा कर रहे हो, आपकी जो डाइट है वो आपने कंट्रोल कर ली है, तो आपको स्लिम ट्रिम होने से कौन रोक पाएगा? बिल्कुल। जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, जिसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में करने की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरे इनर वर्ल्ड का मैनिफेस्टेशन है, जो कि इनर वर्ल्ड मैनिफेस्ट होके मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेरी आंखों के साथ रिफ्लेक्ट होगा। बस। तो बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय इनर वर्ल्ड। एक डिबेटेबल पॉइंट मुझे यहाँ पे ये नजर आई, ठीक है, कि बिना एक्शन लिए हम बिलीफ कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसा आपने कहा था कि हमारी सारी बिलीफ्स सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती है, बराबर। ठीक है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए एविडेंस चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो मान लो कि मैं काफी अनहेल्दी हूं और मैंने आज तक एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, तो मैं ये बिलीफ कैसे फॉर्म करूंगा कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जबकि मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई एविडेंस भी नहीं है जो कि मैं कॉन्शियस माइंड में लेके आ पाऊँ। मान लो मैं एक बार चला भी जाऊंगा, ठीक है, बट मैं दूसरे बार कैसे जाऊंगा, तीसरी बार कैसे जाऊंगा, महीनों तक कैसे जाऊंगा? ये इस तब क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जब जो चीज आपने ट्राई करी ही नहीं आज तक, तो अगर आप कहना चाहते हो कि आपके पास करने का कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने ट्राई ही नहीं किया, ये माना आपके पास करने का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो आपके पास ना करने का रेफरेंस पॉइंट कहां से आ गया? क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं है, शायद वही मेरा रेफरेंस पॉइंट हो। तो ना करने का कहां से आ गया? जो चीज मैंने आज तक करी ही नहीं, हाँ, आपने कहा भी। और दूसरी बात, वो भी आपकी एज है, आपने अपने इस आयु तक आने में बहुत से लोगों का रेफरेंस पॉइंट विटनेस तो किया ही होगा कि जिसने भी अपनी डाइट कंट्रोल कर ली और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, क्या वो रेफरेंस पॉइंट आपके लिए काफी नहीं है? गुड पॉइंट सर। मैं आपको बहुत थोड़े में समझाऊंगा एक चीज। बस समझाइए। देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल हम ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मेरे देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न जो दुनिया है वहां से आया। ये सारे हमारे भारत में वेद, पुराण, गीता, मानस जी वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं स्क्रिप्चर्स की बात, स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की साफ साफ कहते हैं कि संस्कार होते हैं, संस्कार से कर्म होता है, कर्म से रिजल्ट आता है, और जब वो रिजल्ट आता है
तो फिर से इच्छा जागृत होती है, फिर इच्छा होती है, फिर संस्कार बनते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर रिजल्ट आता है। और बस ऐसे ही इन्हीं चारों में ये दुनिया पूरी घूमती। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने संस्कार शब्द को का जो रूप है उसको बिगाड़। हम लोग कहते हैं कि संस्कार का मतलब है कि मेरा बच्चा बड़ा संस्कारी, कि वो लोगों के पैर छूता है। संस्कार का इन सब रिचुअल से कोई मतलब नहीं। जिसको हम हिंदी में संस्कार कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए बिलीव्स और वैल्यूज कहते हैं। जिस हमने अभी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिसको हमने बात करी, ये थॉट, इमोशन, फीलिंग, बिलीफ, एक्शन। ये जो बिलीफ है ये और कुछ नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए संस्कार हैं, जिसको इंग्लिश में हम बिलीफ, वैल्यूज कहते हैं। अब इन चार शब्दों को, जैसे मैंने कहा, आपने अगर ये देखा होगा कि मैंने किस उंगली से स्टार्ट करा, कि पहले आपके संस्कार, फिर आपके कर्म, फिर उसके परिणाम, और जब वो परिणाम अच्छे या खराब आते हैं फिर इच्छाएं और बलवती होती हैं, यानी कि रीइंफोर्स होती है। सो अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर संस्कार हैं या इंग्लिश में बिलीफ या वैल्यूज हैं, तो उससे कर्म में कैसे आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करें। संस्कार जब ऐसा पड़ गया, जब बिलीफ ऐसा पड़ गया कि मुझे अब हेल्दी होना था, अगर वो बिलीफ पड़ गया, हाँ, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको हम 5 सेंसेस के नाम से जानते हैं, नाक, स्मेल एंड टेस्ट, यानी देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच करना। जब मेरे में ये बिलीफ पड़ गया कि, जैसे अभी आपने ओबेसिटी वाला एग्जांपल लिया, कि जब ये बिलीफ पड़ गया कि अब मुझे स्लिम ट्रिन होना है, अब मुझे हेल्दी होना है, तो अब ये मेरी सेंसेस केवल उन्हीं चीजों को करेंगे ग्रेस जो मेरे इस बिलीफ या वैल्यू से अलाइंड हो। जैसे अभी आपने कहा ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो ये 5 सेंसेस वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो इकट्ठे करने स्टार्ट कर देगी, या वो जानकारियां हासिल करनी शुरू कर देगी कि मेरे आसपास में कौन सा है जिम, या मैं क्या करूं। और जब तक मुझे कोई बढ़िया वर्कआउट समझ में आता नहीं, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सोच सकता हूं कि सुबह 5 बजे उठ के अपने ट्रैक सूट पहन के, स्पोर्ट्स शूज पहन के वॉक पर जाना तो एटलीस्ट स्टार्ट हो। तो अपने आप बिलीफ, वैल्यूज, वो जब ज्ञानेंद्रियां उस ज्ञान को ऑब्जर्व करेंगी, तो जो मेरी 5 कर्म इंद्रियां हैं वो उसी हिसाब से एक्शंस के लिए अलाइंड हो। यानी जब मैंने बात करी कि जब मेरे में इंग्लिश में बिलीफ या वैल्यूज आ गई हेल्दी होने की, तब मैंने कहा कि मैंने एक्शन लिए। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय, जो अपनी सेंसेस से सेंस कर रही हैं कि कौन से एक्शन लिए जा। जब कोई बिलीफ पड़ा, बिलीफ से एक्शंस आए, लेकिन एक्शंस कैसे आए कि अब मेरी ज्ञानेंद्रियां वो रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे करने शुरू कर देगी कि इन चीजों को फिल्टर करके मेरे से बाहर रखेंगी जो मेरी इस हेल्दी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं होती, और केवल उन्हीं चीजों को स्वीकारेगी जो मेरी इस हेल्दी वैल्यूज के साथ अलाइन होती। और जब वो अलाइनमेंट आ गया तो एक्शन होने अपने आप स्टार्ट। एक्शन में सच ये है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। योर एक्शंस विल बी एफर्टलेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल दूं जो हम सबकी लाइफ से करेगा रिलेट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप बाइक खरीदने गए, आप जी बताइए कि आपके पास कौन सी बाइक है या कौन सी आपने खरीदी है या आप खरीदना चाहते हैं। मुझे BMW बाइक चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल, मैं
कोई यार कोई ऐसी बाइक लो जो आम आदमी से रिलेट करती हो। अच्छा ठीक है, केटीएम। है केटीएम। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आज आप बाइक खरीदने गए और आप खरीदने जा रहे हैं बाइक जी केटीएम। द मोमेंट आप फाइनल करेंगे कि चलो मैं केटीएम बाइक खरीदता हूं और रेड कलर की लेता हूं, आप ये देखिएगा अचानक से आपको सड़कों पर वही केटीएम बाइक लाल कलर की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इट डजंट मीन कि वो बाइक रोड पर अब आई, वो रोड पर पहले से थी, लेकिन द मोमेंट मैंने ये फाइनल करा कि केटीएम बाइक लेता हूं लाल रंग की, अचानक से वही बाइक आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब वो आपके बिलीफ से अलाइंड हो गई। जैसे जिस दिन मैंने ग्रैंड विटारा ली, द डे मैंने ग्रैंड विटारा लेना फाइनल करा वाइट कलर का, मुझे अचानक से वो गाड़ी सड़क पर दिखनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, थी तो पहले भी, लेकिन वो जैसे ही मेरे इस बिलीफ से अलाइंड हुई चीज, तो वो प्रोजेक्शन में या मेरी परसेप्शन में आनी स्टार्ट। तो हमारी 5 सेंसेस काम करती हैं ऐसे ही। तो यानी कि संस्कार, जिसको हम बिलीफ या वैल्यूज कहते हैं, फिर कर्म यानी जो मेरी 5 कर्म इंद्रियां हैं, और फिर रिजल्ट। अब बिलीफ सिस्टम और एक्शंस के बीच में जो एक चीज है वो है मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनको हम 5 सेंसेस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम लक्ष्य करता है। 2 मिनट से पानी पी लो मैं जरा, प्यास लग गई। बोल रहा हूं मैं। सर हाँ सर, 2 मिनट। एक चीज मैंने नोटिस किया कुछ मिनट पहले, ठीक है, वो चीज थी आपने कहा था रिजल्ट के बारे में, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ा सा मैं डाइवर्स होना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है, शायद मैं फील करता हूँ ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है और बाकी लोगों के लाइफ से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा। और ये मैं कुछ समय पहले गीता में भी पढ़ रहा था, ठीक है। वो ये था कि हम रिजल्ट की लूप को कैसे छोड़ पाए। जैसे अगर आप मेरे बात करो, ठीक है, मैं रिजल्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ। मैं कुछ भी कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे मेरे दिमाग में ये चलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। और अगर आप गीता पढ़ोगे तो कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो और ये हाँ चीज बताइए। हाँ, और जैसे आपने कहा था कि रिजल्ट का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई उतना ज्यादा गहरा संबंध नहीं है, तो बिल्कुल ठीक। हाँ, और मैंने ऐसे कहा था कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपके एक्शंस तक लेकर के जाता है, जिससे के रिजल्ट खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं। तब मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि रिजल्ट इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। तो अगर आगे ये महीने लगातार जिम गए हैं तो आपकी बॉडी की फिटनेस अपने आप आएगी। आप बॉडी को फिट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं तो आपका जो वर्कआउट है उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी की जो फिटनेस है वो खुद आती जी। तो सर आपने ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शन, हाँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शन का बात बोला था आपने, और हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है ना, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शन की एक एक्सपेक्टेशन बैठ जाती है। मैं एक्शन लूंगा तो मुझे इस टाइप की रिजल्ट मिलेगी, और जब भी हमें उस टाइप की रिजल्ट नहीं मिलती है तो फिर से हमारे दिमाग पे वो आने लग जाता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। तो इस लूप से कैसे बाहर निकले, और जो हम कर रहे हैं, जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, जब एक्शन कर रहे हैं, बस उसी में कंसिस्टेंटली फोकस कैसे करें बिना रिजल्ट से डिस्ट्रैक्ट हुए। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा आपने अभी कहा है कि
आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने ये एक्शन किया है तो इसका ये रिजल्ट आना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये 10, 20, 50 हजार लोगों तक जाए, और पता लगा ये 100 या 100 या 1000 लोगों तक ही गया। जो बचा है आपसे, वहां मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशन ह्यूमन डिजाइन का पार्ट। जो भी हमारे धर्मगुरु या मोटिवेशनल स्पीकर मंच से कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही दुखों का मूल है, तो एक्सपेक्टेशन छोड़, मैं आपसे भी और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन धर्मगुरु और जो मोटिवेशनल स्पीकर मंच से कहते हैं उन तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जब भगवान ने ह्यूमन को डिजाइन किया, जब भगवान ने ह्यूमन बीइंग को डिजाइन किया, तो एक्सपेक्टेशन उसमें डाल के भेजिए। ये ह्यूमन डिजाइन का पार्ट है। एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेंगे। जो धर्मगुरु मंच से कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही दुखों का मूल है, उसको मत करो, उनको भी ये एक्सपेक्ट होती है कि उनको भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मेरी कथा को सुनने कितने लोग आएंगे। जो मोटिवेशनल स्पीकर मंच से कहते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं कि एक्सपेक्टेशन मत करो, उनको भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कितने लोग मेरी इस लाइन पर तालियां बजाएं या मेरा ये यूट्यूब वीडियो कितना वायरल। तो प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करने में नहीं है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप योर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ह्यूमन नेचर का पार्ट वो रहे। तो सॉल्यूशन क्या हुआ साहब? सॉल्यूशन है कि रिजल्ट कुछ भी आए, हमें उसको एक्सेप्ट करना। देखिए, रिजल्ट केवल 4 ही आ सकते हैं, 5वां नहीं आ सकता। मतलब मेरी अपनी जो रिसर्च है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, वो कहता है कि एक्शन के रिजल्ट केवल 4 आ सकते हैं। पहला वो जो आपने एक्सपेक्ट किया, दूसरा वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तीसरा वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और चौथा वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल कॉन्ट्रा हो, कि जो आपने एक्सपेक्ट किया ही ना हो। 5वां रिजल्ट नहीं आ सकता। आप चाहो तो सोच के देख लो कि क्या कोई 5वीं चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। या वो होगा एक्सपेक्ट किया है, या उससे कम होगा जितना एक्सपेक्ट किया है, या उससे ज्यादा होगा जितना एक्सपेक्ट किया है, या कुछ इसके बिल्कुल उल्टा होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं। सो करना क्या है? करना केवल उसको एक्सपेक्ट। जब आप ये पॉडकास्ट बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, तो उस पे ये देखना छोड़ दे कि व्यूज कितने आए हैं, कई लोगों ने लाइक करा है, कितनों ने उस पर कमेंट किया है। डालो और भूल जाओ और अगले पॉडकास्ट तैयारी में लग जाओ। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ये यूनिवर्स हमें फेल करने के लिए बैठा हुआ नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं आ रहा कि वो हमें फेल करे, उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो हमें फेल करे। अगर ये आपका पॉडकास्ट ठीक से उतना परफॉर्म नहीं किया जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, देन डोंट टेक इट एज ए फेलियर। इट इज जस्ट अ फीडबैक फ्रॉम योर व्यूअर्स, योर ऑडियंस, दैट वी स्टिल नीड टू वर्क अपॉन दिस, कि हमें अभी और करने की और सीखने की जरूरत। सो देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। एक्सपेक्टेशन हर आदमी को थी, है और रहेगी। जी ठीक है सर, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है कि हमें रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है ना जी। बट ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये करे कैसे? लाइक आपने कह दिया हमारे कि हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, आप बताओ आपके पास में ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है सर। लाइक मतलब मैं तो चलो थोड़ा बहुत रैशनली सोच लूंगा, बस आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। आप इस चीज को या तो
जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे या एक्सेप्ट करोगे लेट? अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट ही करना है। सो जब एक्सेप्ट ही करना है, फैक्ट को स्वीकार ही करना है, तो जितना जल्दी कर लोगे उतना अगले स्टेप के लिए आप हो पाओगे तैयार। हर आदमी मतलब हर करता काम एक ही है। फर्क ये होता है कि समझदार कर लेता थोड़ा सा जल्दी, और जो कम समझदार होता है वो कर लेता है थोड़ा सा लेट। हाँ, अल्टीमेटली काम सब कर रहे हैं एक ही, स्वीकार कर रहे हैं जल्दी या लेट, ये आपकी इच्छा है। सो यहाँ से आपने एक और आपने कह तो दिया कि ये कह देना बड़ा आसान है कि स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, पर ऐसा होता नहीं। मेरा ये मानना है, अगर किसी माँ का जवान बेटा मर गया है, बड़ा कड़वा सच है कि अगर किसी का करना तो उसको भी स्वीकार ही है। अगर किसी का कोई नियर एंड डियर वन मर गया है, उसको छोड़ के चला गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके पास स्वीकार करने के लिए के अलावा ऑप्शन क्या है? सिर्फ यही होता है कि जल्दी स्वीकारना है या देर से स्वीकार। फैक्ट विल रिमेन फैक्ट एंड यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। एक चीज है जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, वो लोग ना ही जल्दी एक्सेप्ट करते हैं ना ही लेट एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग पूरी जिंदगी सफर करने में बिताते हैं, वो लोग सफरिंग को चूज करते हैं। उनकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर उनके बिलीफ में, उनके संस्कार में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही बिलीफ पड़ा हुआ है दैट आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स, मेरी तो किस्मत ही खराब है साहब, मेरे भाग्य में तो लिखा ही ऐसा है, मैं तो जो भी करता हूं वो उल्टा ही होता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कोई भी बिलीफ्स पड़े हुए हैं, ये स्थिति तब पैदा होती है जो आपने कही कि वो लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ की मिजरी ये है कि वो मिजरी में जीना चाहते, ठीक है, कि वो अपने पेन को एंजॉय करना सीखते, वो अपने पेन को दुनिया में गाना सीखते कि अब भाई साहब तो मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता, मैं जो भी करूं वो उल्टा ही होगा। लोग अगर जो मिट्टी में हाथ डाल दें वो भी सोना हो जाती है, और मैं तो सोने में भी हाथ डाल दूं वो भी मिट्टी हो जाता है। अब जब यही बिलीफ आपके मन में पड़ा हुआ है अपने लिए, तो मुझे आप समझाओ आप कामयाब कैसे हो? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए संस्कार ये है कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही होता है, तो ठीक होने की उम्मीद कहां से कर रहे हो? बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं एक टेक्निकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या जो न्यूरो साइंस के जानकार होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक RAS फैक्टर नाम की चीज है, विच इज नॉन एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका जिस चीज के लिए एक्टिवेट हो गया है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई वो घर में भी उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनके पड़े हुए संस्कार ये कहते हैं कि मैं तो हेल्दी हूं भाई साहब, तो वो अवल तो हेल्दी ही रहेंगे, या कुछ छोटा मोटा हो भी गया तो घर का कोई उपचार कर लिया या डॉक्टर के पास चले गए और दवाई खा ली, ठीक, क्योंकि ये उनका बिलीफ है कि मैं हेल्दी ही रहता हूं हमेशा। तो जब ये बिलीफ पड़ गया तब ये आपका RAS फैक्टर एक्टिवेट होता, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये RAS फैक्टर इतनी जबरदस्त चीज है कि आपने जिस
चीज के लिए इसको एक्टिवेट कर लिया, जिस चीज के लिए आपने इसको कंडीशन कर लिया, हमारी फाइव सेंसेस उसी हिसाब से चलना शुरू कर देगी। हम उसी हिसाब से एक्शन करने शुरू कर, और जब एक्शन करेंगे तो एक्शन तो आपको रिजल्ट देने के लिए बाउंड है। ठीक है, सीधे अब ये RAS फैक्टर आपने किस चीज के लिए एक्टिवेट किया है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है यार मेरी तो हेल्थ हमेशा खराब ही रहती, या ये बीमारी तो अब मेरे साथ ही जाएगी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस हिसाब से कंडीशन कर लिया है कि अब इस दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने RAS फैक्टर को इस हिसाब से एक्टिवेट कर रखा है कि आपकी ये बीमारी कभी ठीक हो ही नहीं सकती। मैं एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात कहने आपसे जा रहा हूं, शायद आपके ऑडियंस को एक पर झटका भी लगे। अगर किसी को कैंसर भी है और 4th स्टेज का भी, लेकिन उसका RAS फैक्टर उसने इतना एक्टिवेट कर रखा है अपनी हेल्थ के, वो कैंसर ही रिवर्स होगा, उसको रिवर्स होना होगा, क्योंकि अब उसने अपने RAS फैक्टर को अपनी हेल्थ के साथ में एक्टिवेट कर, और हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल अपने आप को हील करना जानती है, बशर्ते कि हमने अपने RAS फैक्टर को उस हेल्थ के साथ में अलाइन कर रखा हो। अगर वो हेल्थ के साथ में अलाइंड है तो आप हेल्दी रहेंगे, और अगर वो आपकी जो डिसीजेस के साथ में अलाइंड है तो आपको हमेशा डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो आपके अंदर है इनर वर्ल्ड, वो ही मैनिफेस्ट होकर आपका इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट। तो जो जैसे अभी आपने कॉन्फिडेंट स्पीकर की बात की थी, जो लोग ये मानते हैं कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूं, मेरी बात लोगों के काम आएगी, वो अच्छे स्पीकर हैं। और जो ये मान के बैठे हैं कि नहीं यार मैं तो 4 आदमी है भी खड़ा होके अपनी बात को रख नहीं सकता, बस हो गया काम, तो आप कभी भी इतने कॉन्फिडेंस को फील नहीं करेंगे कि आप 4 आदमियों के बीच में अपनी बात है। एक लाइन बड़ी प्यारी है, यू प्ले टू विल, यू प्ले टू विल। अब आप हेल्दी होने की गेम को प्ले कर रहे हो तो वो भी जीत जाओगे, और अगर आप अनहेल्दी होने के गेम को प्ले कर रहे हो वो भी जीत जाओगे। ईश्वर का, इस यूनिवर्स का एक ही काम है, वो हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, तथास्तु। तुम कहो जी मैं हेल्दी रहूंगा तो वो कहेगा तथास्तु, तुम कहोगे जी ये बीमारी तो मेरे साथ ही जाएगी तो वो कह देगा तथास्तु। क्यों? फालतू न्यूट्रल, तो बिल्कुल सिंपल। एक मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहता हूं। एक अब जो शब्द को जानते होंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट कुछ नहीं है, केवल आपका विश्वास। हम में से अधिकतर लोग किसी को छोटी मोटी बीमारी हो जाए, खांसी जुकाम बुखार हो जाए, आधी तबीयत उनकी डॉक्टर के पास जाते ही हो जाती है ठीक। क्यों? उस डॉक्टर पे उन्हें विश्वास है, और उनको ये पता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। कई बार डॉक्टर ऐसे भी करते हैं कि एक आती है शुगर फ्री, जिसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, केवल वो चीनी की गोली खड़ी डॉक्टर दे देते हैं, वो आपको खा लेते हो और आप ठीक। एट टाइम्स जिन लोगों को बड़ी आफत होती है कि डॉक्टर साहब लगा दो इंजेक्शन, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो नॉन मेडिकेटेड इंजेक्शन लगा देते हैं और आपकी उससे भी ठीक होगा। मैंने ऐसा देखा हुआ है, एक
एक आदमी अपने डॉक्टर दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया, अचानक से उसके सिर में हो गया दर्द, कहने लगा यार सिर दर्द हो रहा है, कोई गोली पड़ी है। अब डॉक्टर था और उसको उस पे ट्रस्ट था, तो उसने अपनी शर्ट को बटन तोड़ा और उसके हाथ में दिया। उसने कहा यार ये चूस ले, बस इसको खाइयो मत, थोड़ी देर चूस ले और इसको फेंक दे और तेरा सिर का दर्द ठीक होता है। उसने मुंह में रख, कुछ देर बाद उसको उसका सिर दर्द में आराम हो गया, उसने उसको फेंक। इट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपका विश्वास कहता है कि मैं हेल्दी होऊंगा, आपको वो घूम फिर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही सब बातें आएंगी। आपका थॉट, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग, आपका बिलीफ और आपका एक्शन। अगर आपका बिलीफ ये कहता है कि मैं इस चीज को पालूंगी, तो आप उसी हिसाब से एक्शन करने स्टार्ट कर दोगे। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजल्ट इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ योर एक्शंस। जब आप 6 महीने जिम जाओगे, जब आप 6 महीने लगातार जिम जाओगे, तो आपके 6 पैक्स आ ही जाएंगे। अगर आपने एब्स की एक्सरसाइज करी है तो आपके 6 पैक्स आने ही हैं। आपकी ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स अपने आप तरज बननी है। आपको शीशे के आगे खड़े होके ऐसे करने की, मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है जिम जाने, आपको जरूरत है फर्क हम करने की कि आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स आ जाए। एंड एब्सोल्युटली ट्रू, रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। रिजल्ट फॉलोअर की तरह आपके एक्शन के पीछे चलता है साहब। लेकिन रिजल्ट में ये कमी है कि उसे कोई लीड करने वाला चाहिए, और वो लीडर है उसका आपके एक्शंस। आपके जैसे एक्शन होंगे, रिजल्ट्स आपके एक्शंस को फॉलो करते हुए आप तक आ जाए। जितनी भी बात की, ज्यादातर हमारी कन्वर्सेशन पॉजिटिव चीजों को लेके थी। सोसाइटी के साथ तो जो पॉजिटिव चीज है, ठीक है, हेल्दी कैसे हो रहे हैं, पैसे कैसे कमाए हैं, ठीक है। बट हमारा माइंड इस तरह प्रोग्राम होता है कि हम नेगेटिव स्टिमुलस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव पे बहुत ज्यादा कम करते हैं। अब इससे होता क्या है कि नेगेटिव स्टिमुलस की जो इवेंट्स है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि उस नेगेटिव इवेंट्स को रिवर्स कैसे करें, या फिर उस नेगेटिव इवेंट्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से पहले रोका कैसे जाए। देखिए, हमारी मैक्सिमम कंडीशनिंग हमारे जो पैदा होने के बाद के 5 साल हैं, जितने बिलीफ्स बनने होते हैं, वो इनिशियल 5 इयर्स में, यानी आपकी 5 साल की एज तक आप पूरे के पूरे बन चुके। आपके बिलीफ्स, आपकी वैल्यूज सब तय हो चुकी है 0 to 5 इयर्स के बीच में। 5 ईयर जरूरी नहीं है कि 5 हो, किसी का 4 भी हो सकता और किसी का 6। सो उस समय ये तय हो चुका कि आप क्या बनोगे, क्योंकि जो आप उस दिन हो वो ही आप बड़े होकर के रूप। जो बीज बोया है आपने या आपकी सोसाइटी ने आपके अंदर, वो ही पेड़ बन के एक दिन आपको देगा फल। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, जो 5 साल का पौधा बच चुका, अब तो उसी को बस ये बड़ा हो रहा है, वही वो देगा फल जो उसमें बिलीव्स या वैल्यूज। तो मेरे देखे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको मैक्सिमम काम तो आपका जो चाइल्ड है वहां का। इनर चाइल्ड क्या होता है सर? जैसा मैंने अभी कहा 0 to 5 इयर्स, वो जो आपका चाइल्डहुड है उसमें जो बिलीफ वैल्यूज बनने थे वो बन चुके, ठीक है। तो मैक्सिमम काम तो इनर चाइल्ड पे जाके करना है कि आपकी बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम क्या बन चुके।
तो उसी की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, रीफ्रेजिंग करनी होगी। अगर एक बार कुत्ते ने आपको काट लिया है तो जिंदगी भर आपको कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास है कि मुझे एक बार कुत्ते ने काटा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारों रेफरेंस पॉइंट आपके पास ऐसे होंगे जब आपको कुत्ते ने नहीं काटा। तो अगर उस एक इंसिडेंट से ये प्रोग्रामिंग हो सकती है कि कुत्ते का मतलब फियर ऐसा, तो उस 1000 बार जब कुत्ता आपके पास से निकल गया और उसने आपको कुछ नहीं कहा बल्कि बड़े प्रेम से अपनी पूंछ हिला के अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो उन 1000 बार के इंसिडेंट जो आपके साथ हुए हैं उससे ये रेफरेंस पॉइंट भी बन सकता है कि डॉग मीन्स लव, डॉग मीन्स जॉय, डॉग मीन्स न्यूट्रल कुछ। तो ये रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, रीफ्रेमिंग करनी होगी, रीपैटर्निंग करनी। उसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं और आप किसी एनएलपी कोच, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट की हेल्प भी ले सकते। तो बिलीफ और वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और किए जा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बोच है। अच्छा जी, वो सिखाते हैं कि पाइन बोर्ड लाओ साथ और उस पर जो काम चाहिए उसको लगा दो, उसकी फोटो लगा दो। ठीक है सर, जो घर चाहिए उसकी फोटो उस पर लगा दो और उस चीज को बार बार करो, जी रिपीट करो। मैं ये कहना चाहता हूं केवल रिपीट करने से नहीं होता, आपकी लाइफ में कोई चेंज होने लगा। एक्शन होने चाहिए। वो क्या बोर्ड का नाम पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो विजन बोर्ड कहते हैं अभी उस, मगर विजन बोर्ड पे BMW या ऑडी की फोटो लगा देने से अगर BMW और ऑडी आ जाए तो मुझे और आपको काम करने की जरूरत बिल्कुल। दिन भर बैठ के जैसे लोग राम नाम की माला का जाप करते हैं, आप वो दिन भर बैठ के BMW ऑडी का जाप करो, आ जाएगी। वो विजन बोर्ड आपके पास है, दिन भर उसके सामने कुर्सी को डालो और उसको जी निहारते रहो। आपको काम करने की जरूरत क्या है? तो सबसे बड़ा मिथ जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा कि भाई साहब बस किसी चीज को चाहो, हाँ, और वो चीज आपकी हो जाएगी। अरे भैया, अगर चाहने से हो जाए तो जरूरत क्या? मैं कहता हूं चाहो, बिल्कुल ठीक है, चाहने से आती है, लेकिन केवल चाहने से आएगी? आपकी लाइफ में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, बल्कि जो है, अगर आपने काम नहीं किया, एक्शन नहीं लिए, तो जो है वो भी जाने की पूरी गुंजाइश है। चाहो तो उस उम्मत से चाहो, जैसे वो उस फिल्म का डायलॉग है, क्या मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ कहता है कि चाहो जब आप किसी चीज को उस शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती। ये लाइन अपने आप में पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रही है। जो मैंने आपसे कहा कि आपकी 5 सेंसेस, जब आपका कोई थॉट आता, उस थॉट से कोई इमोशन आता है, उस इमोशन से आपको कोई फील जनरेट होती है, फिर आपका बनता है बिलीफ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपका बिलीफ बन जाता है तो वो सेंसरी परसेप्शंस जो आते हैं, जब वो RAS फैक्टर एक्टिवेट होता है, तो RAS फैक्टर एक्टिवेट होके आपकी सेंसेस के थ्रू आपको वैसी ही चीजें वो दिखाना शुरू कर देगा। कि आपके पास कोई, आप देखेंगे कि आपके पास कोई ईमेल आ गई, उसमें कुछ ऐसा जो मैसेज आ गया जो आप करना चाह रहे थे, उससे ऑफर आ गई। कोई कोल्ड कॉल आ गई, आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो आगे जो चल रहा है ट्रक पे कुछ लिखा हुआ है जो जिससे आपका माइंड एकदम क्लिक कर। किसी आपके यार दोस्त का कोई फोन आ गया, उसने आपको बता दिया कि वही फलानी जगह ये कोच आया हुआ, जाकर के जरा उससे मिल लो।
तो जो उस लाइन में कहा गया कि किसी चीज को उस शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है, वो केवल उसका कहने का मतलब है कि जब आपके बिलीफ सिस्टम में वो बात आ जाए और आपका आरएस वेक्टर एक्टिवेट हो जाए, तो पूरी कायनात जो मिलाने की साजिश करती है, इट मीन्स कोई ना कोई चीज आपकी सेंसरी परसेप्शन में आ रही है। आपकी आंख कहीं किसी बोर्ड को बेरोले, आपके कान कोई दो लोग कर रहे हो बात, उसमें से कोई कोई आपके काम की बात आ जाए, ऐसे एक्टिवेट चीजें होती है ना। तो जो कायनात का काम सिर्फ इतना है कि आप तक मैसेज को लेके आप ये चाह रहे हैं कि आपके लिए आपके रिजल्ट्स को पाने के लिए एक्शन कोई और कर ले और रिजल्ट आपके आ जाए। भाई साहब, ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि संस्कार, संस्कार से कर्म, अब संस्कार और कर्म के बीच में है वो कायनात की कोशिश। कायनात की कोशिश कैसे? ये पांचों जो सेंसेस है, टच करना, जिससे ये बाहरी जो दुनिया है वो आपके अंदर जाती, तो तब आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं वो कर्म के रूप में सामने आती और फिर रिजल्ट आए, फिर उसके परिणाम आने ही आने हैं। अगर आप पूरा दिन बैठ के इंस्टाग्राम और फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये कर्म किया आपने। आपका टाइम और आपकी आंखें और आपकी सोच खराब होनी ही, वो रिजल्ट है। आपने कर्म तो ये किया कि आपने 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठ के स्क्रॉलिंग करिए। अब स्क्रॉलिंग करिए तो आपका खराब होगा टाइम, आपका खराब होगी पढ़ाई, आपका खराब होगा कैरियर, आपकी खराब होगी नौकरी, आपका खराब होगा व्यापार, आपके खराब होंगे संबंध, आपका खराब होगा टाइम, आपका खराब होगी सेहत, आपकी खराब होगी आंखें। वो रिजल्ट है एंड रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। सर अभी आपने कहा था लोग डिजायर पे ज्यादा फोकस करते हैं, डिजर्व पे फोकस नहीं करते, है ना? तो हाँ। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली लोगों को कुछ पाने से ज्यादा लोगों को ज्यादा कंफर्ट जोन की तरफ ढकेल रहा है, जिसके वजह से उन लोग वो सोचते हैं कि बस हाँ, मेरे पास एक टूल है कि मैं बस सोचूंगा इस चीजों को तो मेरे को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हो रहा है कि वो लोग एफर्ट से बचने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहता हूं कि डिजायर और डिजर्विंगनेस में अंतर है। आप डिजायर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डिजर्व भी करना होगा। अगर डिजर्व नहीं होगे तो कुछ महन एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपके कर्म का कोई ऑल्टरनेट नहीं। कर्म कर्मा ही होगा अगर आपको उसके जो परिणाम चाहिए। तो अगर फिटनेस चाहिए तो बिस्तर को ना करना होगा और वर्कआउट को हाँ करना होगा। अगर हेल्थ चाहिए तो टंग कॉन्शियस होने को मना करना पड़ेगा और हेल्थ कॉन्शियस होने को हाँ। अगर वेल्दी होना है तो आपको वो आइडियाज लेके आने होंगे जिस पे आप एक्शंस करके वेल्थ को जनरेट। अगर अच्छे संबंध चाहिए तो आपको भी लोगों के साथ अच्छा होना होगा। तो आपके एक्शंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ईश्वर की कृपा ये तब काम करती है जब आप कुछ करने को तैयार। वो एक कहावत है ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं तुम एक्शन करो, भगवान कह रहा है मैं तुम्हें जी परिणाम देने के लिए बैठा हूं। हाँ। तो भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर। आपने कहा कि हमें डिजायर वाले माइंडसेट से हट के डिजर्विंग वाले माइंडसेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा।
करेक्ट। ये करेंगे कैसे? एक तो मैंने वही कहा आपसे कि सबसे पहले कोई थॉट आएगा, उससे कोई इमोशन जनरेट होगा, जनरेटर से जनरेशन, इमोशन जनरेशन से आप में कोई फील आएगी, फील से बनेगा बिलीफ, और बिलीफ पे आप लेंगे एक्शन। एक तो ये। अब बात आती है कि एक्शन कैसे ली जाए। ये जो डिजायर है, डिजायर को लोग ऐसे समझते हैं कि बस जो यूनिवर्स है वो आपका कोई जी गुलाम है, कि आपने उसे, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने उसे ऑर्डर दिया और वो आपकी जो मनपसंद चीज है उसको ट्रे में रखकर के ले आया। तो यूनिवर्स और रेस्टोरेंट के वेटर में थोड़ा सा अंतर है। इवन रेस्टोरेंट का वेटर भी तब आपकी सेवा कर सकता है, तब आपको आपकी डिजायर्ड डिश खिला सकता है, जब आप उसके लिए डिजर्व कर। और वो डिजर्विंगनेस कैसे आती है? डिजर्विंगनेस ये आती है, आप घर से फाइनल करते हैं कि मुझे फलाने रेस्टोरेंट में जाकर के फलानी कुजीन में से कुछ ऑर्डर, तो आप तैयार होते हैं, पैसे लेते हैं जो आपने कमाए हैं, आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को लेते हैं जेब में, आप तैयार होते हैं, ड्राइव करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट जो आपने चूज करा है वहां जाते हैं, जहां पर वो कुजीन है जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर आप जो मेन्यू कार्ड होता है उसको देखते हैं, फिर कोई चीज फाइनल करते हैं, क्लियर कट। यहां बात ये है कि जो मैं एग्जाम्पल दे करके आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि आपको सबसे पहले आपको चाहिए पैसे, फिर आपको तैयार होके वो रेस्टोरेंट तक जाना है, फिर आपको कुजीन फाइनल हो कि आपको कौन सी कुजीन खानी है, उसमें फिर जब मेन्यू कार्ड आता है तो आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देनी होती है उस वेटर को कि मुझे ये खाना। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें चाहिए। मैक्सिमम लोग यूनिवर्स से ये कह रहे होते हैं, बस मुझे इस सिचुएशन से निकाल, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे इस हेल्थ, मुझे ये जो डिसीज है इसके साथ मेरे को नहीं रहना। अरे भाई, अगर तुम रेस्टोरेंट में जाके ये कहते रहो कि मुझे ये नहीं खाना, तो क्या वेटर तुम्हारे लिए कुछ लेके आए? वो वेटर भी तुमसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहता है। कि कुछ ऐसा ही है कि आप रेलवे टिकट काउंटर पे या फ्लाइट टिकट काउंटर पे खड़े हैं और टिकट क्लर्क से कह रहे हैं मुझे यहां पर नहीं कहना और मुझे दे दो टिकट। वो पूछ रहा है जी कहां की दो? आप उसे बार बार कहे जा रहे हैं कि मुझे यहां पर नहीं रहना। अरे मेरे को जानकारी नहीं है भाई, मुझे तो ये बता कि तुझे कहां जाना है और मैं तुझे कहां की टिकट दूं। कैसा वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे यहां पर नहीं रहना। अरे भैया, ऐसे टिकट नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही ये यूनिवर्स तुम्हारी इस बात को नहीं सुन पाएगा कि मुझे इस सिचुएशन से निकाल, मुझे इस आर्मी से पीछा छुड़ा, और भाई ये बताओ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम इट। इस यूनिवर्स से तुम क्या चाहते हो? वो दैट मच क्लैरिटी, जो क्लैरिटी एक रेस्टोरेंट का जो वेट वो तक आपसे चाहता है, तो लगता है वो या भगवान, जब तक आप अनक्लियर हैं अपने ही थॉट में, जब तक आप मेंटल फॉग को लिए हुए चल रहे हैं, ये यूनिवर्स को कैसे दे आपको, जब आपको ही पता नहीं कि आपको चाहिए क्या। तो दोष हम लगा देते हैं यूनिवर्स पर या उस एनर्जी पर या भगवान पर। अरे भैया, उसे बताओ तो सही कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसके बाद वो कहता है जो तू मांग रहा है वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केवल डिजायर से नहीं होगा, डिजर्विंगनेस। तो ये जो डिजायर है,
बेसिकली दैट इज योर गाइडिंग कंपास, कि ये डायरेक्शन में आपको आपकी जो डिजायर है वो गाइडिंग कंपास से ज्यादा उसका कोई रोल नहीं। अब आपको उस चीज के लिए अपने आप को डिजर्विंग, अब वो जो डिजर्विंगनेस को वो कैसे वो आती है CDSIE से। हाँ। ई माने एफर्ट, यानी जिसकी हमने करी एक्शंस, तो मैंने कहा CDSIE, ई का मतलब है एफर्ट, लेकिन केवल एफर्ट्स भी कुछ नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा CSI, तो CDSIE में E स्टैंड्स फॉर एफर्ट, उसके बाद क्या आता है CDSY, आई मतलब इंटेलिजेंट एफर्ट, फिर क्या आता है, फिर आता है CDS यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड, यानी इनर वर्ड से मोटिवेट हो के नहीं, मोटिवेशन होना चाहिए पर ये सेल्फ मोटिवेटेड इंटेलिजेंट एफर्ट होनी चाहिए। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा CD, माना कि आप एफर्ट भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट भी एफर्ट कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं उन इंटेलिजेंट एफर्ट के लिए, लेकिन आपकी डायरेक्शन है ठीक है, आप फॉर्मा है होंगे और आपने ट्रेन पकड़ ली जी कलकत्ता की, माना एफर्ट भी हो रहे हैं, माना इंटेलिजेंट भी हो रहे हैं, माना सेल्फ मोटिवेटेड भी हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ही आपकी ठीक है नहीं। फिर क्या कहा मैंने, फिर मैंने कहा कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड इंटेलिजेंट एफर्ट। तो अगर वो डिजायर आपकी बैकडअप है इन CDSIE से, तब डिजायर आपकी डिजर्विंगनेस में कन्वर्ट, एंड ओनली देन you can manifest what you desire. एक आखिरी सवाल, जबकि हम अपने सेशन के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, जी, आखिरी एडवाइस जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहोगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना चाह रहे थे, ठीक है, या कुछ लाइफ में डिजर्व करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने आपके पॉडकास्ट के, मुझे अंदाजा था कि जब भी ऐसा कोई पॉडकास्ट होता है तो लास्ट में आप ये पूछते ही हैं कि आपका कोई मैसेज, तो मैंने आपके इस पॉडकास्ट के लिए स्पेशल लिखी है एक लाइन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट मैजिकल थिंकिंग, कि आपने मैजिकली कुछ थिंक कर लिया और वो मैनिफेस्ट होके सामने। तब मैं ये कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन is not about magical thinking, it's about intentional living. वो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट मैजिकल थिंकिंग, इट इज अबाउट इंटेंशनल लिविंग। का मतलब कि विजुअलाइज करो, बिलीव करो, एक्ट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रो थ्रू द प्रोसेस। So magical law of attraction is not about magical thinking, but it is about intentional living. Visualize, believe, act, and most importantly, grow through the process. इन सब के साथ साथ आपको एक ग्रेटिट्यूड की भावना में जीना होगा, आपको एक सेल्फ एश्योरेंस की भावना में जीना। ग्रेटिट्यूड वो नहीं होता जो हम और आप समझते हैं कि आपने मेरा पॉडकास्ट लिया और बाद में मैं आपको बोल दूं थैंक यू, ये आप बोल दो हमें जी थैंक यू, वो ग्रेटिट्यूड नहीं। ग्रेटिट्यूड है उस ग्रेटिट्यूड की भावना में जीना कि ईश्वर तुझे ये चीजें रहा। और सेल्फ एश्योरेंस ये है कि जैसे सूरज कल निकला था, जैसे सूरज आज निकला है, वैसे सूरज कल भी निकलेगा। जैसे पानी कल आया था, जैसे पानी आज आया है, और पानी कल भी आएगा। जैसे कल हवा चली थी, आज हवा चल रही है,
कल भी हवा चलेगी। ऐसे ही जैसे मैं कल हेल्दी था, वैसे मैं आज हेल्दी, वैसे मैं कल भी हेल्दी रहूंगा। जैसे मैं कल वेल्दी था, आज भी वेल्थ जनरेशन कर रहा हूं और कल भी वेल्थ जनरेट करता होगा। इट इज अबाउट, जैसे आपने अमेज़न से कोई किताब ऑर्डर करी है तो आप एश्योर्ड हैं कि उसकी ट्रैकिंग ये कह रही है कि परसों तक जो किताब मेरे पास आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होता। तो हद तक आपको आना होगा जहां आप सेल्फ एश्योर्ड हो जाएं, जिस भी चीज के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं कि वो चीज कल मैनिफेस्ट हो रही है। आई होप मेरे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर।